दोस्तों नमस्कार। दो ही तो मैसेज हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत गए तो क्या फर्जी वोट इस देश में पड़े थे? चुनाव आयोग ने उसमें मदद की थी और बीजेपी 240 सीट जीत गई। दूसरा मैसेज है बिहार के भीतर अब जब चुनाव होने वाले हैं, अगर उस चुनाव में बीजेपी हार जाती है तो उसका पूरा परसेप्शन जो इस देश के भीतर में राष्ट्रवाद को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर और खुद प्रधानमंत्री मोदी की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति है उसको लेकर जो भी विरोध है सब कुछ डगमगा जाएगा। यानी एक तरफ 2024 के चुनाव परिणाम और दूसरी तरफ बिहार का अब सामने खड़ा हुआ चुनाव जो नवंबर में होना है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में बीते 2 दिनों में तकरीबन 5.5 घंटे तक बहस चली है। बहस ना कहें बल्कि अपने अपने तथ्यों को रखा गया है। और अब कल सुबह 11 बजे से एक बार फिर सुनवाई शुरू होगी। फैसला उसके बाद आएगा। लेकिन जो चर्चा चल रही है और जो संकेत मिल रहे हैं वो भारत की राजनीति को जड़ों से हिला देंगे, यह तो तय है। दोनों परिस्थिति का मतलब है अगर इलेक्शन कमीशन सही है तो फिर इस देश के भीतर में जो सवाल विपक्षी नेता उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना इसके बाद किसी काम का होगा ही नहीं, यानी चुनाव में शामिल हो जाइए, लड़ लीजिए, लेकिन आपको जीत नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को यह लग गया कि वो गड़बड़ी हो रही है तो एक झटके में 2024 के चुनाव परिणाम भी कटघरे में खड़े नजर आएंगे। इन दो सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा है और इन दो सवालों के बीच इस देश में चुनाव आयोग की साख भी डामाडोल है। और इन दो परिस्थितियों के बीच में मौजूदा वक्त में भारत का लोकतंत्र जो चुनाव के आसरे जीता है उसको लेकर भी सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा क्या? हमें लगता है उससे पहले उन परिस्थितियों को आज जरा समझ लेना चाहिए जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर रहा था और जो उसकी टिप्पणियां थी वो टिप्पणियां बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता की दलील के बावजूद कि आधार को स्वीकार न करना अनुचित था, लेकिन अन्य दस्तावेजों के विकल्प भी दिए गए थे जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रक्रिया वास्तव में सबको साथ लेकर चलने वाली है। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। जस्टिस बागची, जस्टिस सूर्यकांत, दो जस्टिस की बेंच की तरफ से यह टिप्पणी की गई कि दरअसल जो प्रक्रिया चल रही है उसमें इलेक्शन कमीशन सबको साथ लेकर चलने वाली स्थिति को बतला रहा है। उस टिप्पणी के आगे की टिप्पणी यह है कि असल में यह पूरा विवाद क्यों है? यह विवाद विश्वास के ना होने का है, यानी चुनाव आयोग पर भरोसा हो नहीं पा रहा है, इसीलिए यह विवाद है। और इस विवाद के लिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि चुनावी राज्य बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 6 करोड़ 50 लाख लोगों को या उनके माता पिता को 2003 की मतदाता सूची में जो शामिल होने के जो हुए थे उनको कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ इस दौर में डगमगा गया। जिन बातों का जिक्र चुनाव आयोग शुरू में कर रहा था और आज की तारीख में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है सब कुछ डगमग है। यह पहला संकेत है कि जिन आधारों को आधार बनाकर इस सुनवाई की शुरुआत यह कहकर हुई थी कि दरअसल आधार कार्ड तो जरूरी होना चाहिए, राशन कार्ड जरूरी होना चाहिए, किसी भी वोटर आईडी को जरूरी होना चाहिए, और यह सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। लेकिन जब सुनवाई हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जो बड़ी टिप्पणी है, उसको भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एसआईआर में 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि राज्य में पिछली बार किए गए छोटे से वोटर रिवीजन में 7 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के बावजूद भी कि आधार को स्वीकार न करना लिस्ट से बाहर करने जैसा रवैया था,
लेकिन उसमें दस्तावेजों की बड़ी संख्या जो 11 कर दी गई, उसका मकसद यह है कि लोगों को लिस्ट में रखना है। यानी पहला मैसेज बहुत साफ है कि इलेक्शन कमीशन के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर सही मान रहा है। यानी जो आवाज आ रही थी डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो कोई मायने नहीं रखते हैं, यह खुला संदेश इलेक्शन कमीशन अपनी सुनवाई के दौरान टिप्पणियों से दे रहा है। यह अलग मसला है इस दौर में खुले तौर पर यह कहने से जो वकील हैं वो नहीं चूके और यह कहने लगे कि दरअसल जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है वह तो 1 या 2% लोगों के पास ही होता है। पासपोर्ट भी बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं है और जिन डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है उन डॉक्यूमेंट्स के दायरे में जो पुराने 7 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो 7 डॉक्यूमेंट्स कहीं ज्यादा इजीली अवेलेबल थे। अब एक बार फिर बॉल सुप्रीम कोर्ट के पिच पे चली गई और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद कह रहा है देखिए राज्य में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है, इसे अच्छी संख्या कहा जा सकता है और बिहार को इस तरह पेश ना करें कि वहां पर लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। 36 लाख बहुत होता है। अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य से है। ज्यादातर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यहीं से तो आते हैं और अगर युवा आबादी प्रेरित नहीं होगी तो यह संभव नहीं हो सकता। यानी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हरी झंडी दे दी ये कहते हुए कि ठीक है पासपोर्ट ज्यादा ना सही लेकिन यह कम भी नहीं है और इस प्रक्रिया के भीतर में एक बार फिर आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मायने नहीं रखता। एक बार फिर इसी तरीके से चीजें चली गई। अब यहां पर सवाल था कि जितनी बड़ी तादाद में वोटरों के नाम काटे गए हैं उन काटे गए नामों को भी तो आप नहीं दिखा बता रहे हैं, जबकि नियम और कायदा यह कहता है कि उसको आपको बताना दिखाना तो होगा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इलेक्शन कमीशन यह कहकर देता है कि यह कानूनी प्रक्रिया से हटकर आए, हम बंधे हुए नहीं हैं। अब इसमें जो लोग मर चुके हैं उनके नाम थे, जो लोग जिंदा हैं उनके नाम आ गए, मृत की शामिल में कतार में हो गए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरअसल इस तरह की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक होती हैं और यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृतक घोषित कर दिया गया यह सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह एक मसौदा था। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर क्या सही कर रहा है, यानी तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहे क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या प्रोसेस से पहले और मृतकों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठेंगे। यह बात कल कही गई थी और एक क्षण के लिए सोचिए कि कल कही गई बात और आज की गई टिप्पणी के बीच जमीन आसमान का अंतर सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहा है। यह पहला सवाल इंडिकेट बहुत साफ तौर पर करता है कि दरअसल कल 11 बजे से फिर से सुनवाई तो शुरू होगी लेकिन फैसला किस दिशा में जा सकता है यह संकेत है और यह संकेत इस देश के भीतर में जो विपक्ष अपने तौर पर बता रहा है कि देखिए भरोसा विश्वास कैसे कर सकते हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसीलिए भरोसा विश्वास नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाइबल डाइबल है, कभी इधर बोलता है कभी उधर बोलता है और यह परिस्थिति अच्छी नहीं है। तो एक क्षण के लिए कोई भी समझेगा इसका मतलब है कि चुनाव आयोग का जो पूरा रुख एसआईआर को लेकर रहा है अगर उसमें तारीखों की फहरिस्त को भी समझे जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि देखिए 25 जून से 26 जुलाई तक फॉर्म भरने की तारीख थी, 1 अगस्त को ड्राफ्ट प्रकाशन कर दिया गया लिस्ट का, उसके बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जो दावे और आपत्ति है उसको तारीख तय की गई है और वहां पर बिहार में हो रहा है और इन सब के बीच 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी, अक्टूबर के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन होगा, नवंबर में इलेक्शन होगा, ये सारी चीजें तय है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर यही एक महीना है जिसमें दावे और आपत्ति है। ना दावे हो रहे हैं ना आपत्ति हो रही है बल्कि नए तरीके से बात सामने आ रही है। यहां तक बात सामने आई कि मुजफ्फरपुर की जो मेयर है उनके भी 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं, उनके देवरों के 2 वोटर आईडी कार्ड हैं जिसको लेकर आज विपक्ष के नेता बिहार के तेजस्वी यादव सामने आ गए
और बात होते होते यहां तक आ गई कि जो बीजेपी के प्रभारी हैं, जो गुजरात से बिहार आए हैं, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में वोट दिया और अब 2025 में वह बिहार में वोट डालेंगे। यहां का उन्होंने एक कार्ड बना लिया। तो क्या वाकई इस देश में कोई प्रावधान है कि कोई व्यक्ति या एक पूरा समूह या एक पूरा झुंड उठ के चलता चला जाए और किसी दूसरे राज्य से उठे किसी दूसरे राज्य में चला जाए, फिर वहां से उठे फिर किसी तीसरे राज्य में चला जाए, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? ये परिस्थितियां हमें लगता है वो देखना चाहिए। जिस बात का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो प्रभारी के तौर पर बिहार भेजे गए, वह गुजरात में इससे पहले 2024 में वोट डालते हैं। उस वोटर आईडी कार्ड में उनकी लिस्ट में नाम है, वो देख लीजिए। उसके बाद बिहार में उनका वोटर लिस्ट में नया नाम, वो भी देख लीजिए। यह बिल्कुल नई प्रक्रिया सामने आई। तो क्या चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर रखी है? उन्होंने जो बीएलओस को नियुक्त किया है, उन बीएलओस की भूमिका सिर्फ और सिर्फ सूचना जुगाड़ करने में है और फॉर्म आखिर तक भरने में है। क्योंकि आपत्तियां जिस रूप में आ रही हैं वो राजनीतिक तौर पर आ रही है। राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को लेकर निशाना साधने की परिस्थितियों में वो तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं जो बतलाते हैं कि चुनाव आयोग कितना कमजोर है या फिर वह सक्षम तरीके से चीजों को अमल में नहीं ला पा रहा है। इसीलिए तो कल दो मृत व्यक्ति को लेकर योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और बताया कि देखिए जीवित हैं, इनको आप जीवित तो कर दीजिए। सवाल जीवित वोटर, नागरिकता, इलेक्शन कमीशन, बीएलओ की भूमिका। बीएलओ कैसे जान जाएगा कि दरअसल वो जिस दस्तावेज को भर रहा है उसमें चीफ जस्टिस गवई को वो पहचानता तो नहीं होगा? कल को मान लीजिए दिल्ली में फॉर्म बनाते समय वो नाम उनके सामने आता है, वो ध्यान देगा नहीं देगा? यानी एक पूरी प्रक्रिया पर सवाल है और यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के भीतर से यह कहकर निकल रहा है कि अगर आपने इस पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है तो फिर चुनाव आयोग जो कर रहा है उन तथ्यों को परखिए, समझिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, उससे पहले एक बार कहा था, अगर खामी मिली तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। एडीआर के एक सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी थी और उसके बाद ये आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी का भी जिक्र हुआ। हालांकि यह अलग मसला है कि खुले तौर पर जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राशन कार्ड को तो आधार नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो इस देश में फर्जी बहुत है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह कमेंट करना पड़ा। आप बताइए कौन सा फर्जी डॉक्यूमेंट इस देश में नहीं बन पाता है? जो 11 दस्तावेज है उसमें क्या कोई भी डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं उसका फर्जी नहीं बन पाएगा? यानी एक अजीबोगरीब परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट के भीतर चर्चा के वक्त उभर कर सामने आ रही है, जो मैसेज दे रही है कि वाकई अगर इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे देता है जो सरकार के अनुकूल ना हो, तो सरकार की पूरी साख और 2024 का पूरा चुनाव एक झटके में संदेह के घेरे में होगा और लोगों के लिए यह सवाल होगा कि 2024 के चुनाव के बाद जो इस देश में जो भी फैसले लिए गए या चुनाव की जो भी प्रक्रियाएं हुई, वो सभी इस देश में लोकतंत्र और वोट के नाम पर एक खिलवाड़ था। क्या यह हो सकता है? यह सवाल तो है। और अगर नहीं होता है तो यानी जो चीजें चली आ रही है, जो फैक्ट्स इस दौर में उभर कर सामने आ रहे हैं, उन फैक्ट्स का क्या होगा? यानी ध्यान दीजिए तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अपनी साख, इस दौर में इलेक्शन कमीशन की अपनी साख, इस दौर में प्राइम मिनिस्टर की 2024 में चुनाव जीतने को लेकर उनकी अपनी साख, और अब आने वाले वक्त में हर चुनाव को लेकर कोई गंभीर चिंतन मनन करते हुए सवाल और कटघरा ना खड़ा हो, इसको लेकर भी उसकी साख पर सवाल इस फैसले पर जाकर टिक गया है। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जो खुले तौर पर बतलाती है कि जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा दिया जिसमें उसने कहा कि वो कानूनी तरीके से काम कर रही है
और ऐसा कानून जरूरी नहीं कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटे नामों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। इस पर जब आपत्ति एक एनजीओ ने की तो उनके वकील कपिल सिब्बल ने यह सवाल किया कि दरअसल ये आप कैसे कह सकते हैं, कम से कम फॉर्म 5 जो है उसका तो पालन करना चाहिए। यह दरअसल फॉर्म 5 का मतलब यह होता है न्यूनतम वैधानिक आवश्यकता है कि आप एक नोटिस चस्पा करें जिसमें बताएं कि नाम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को आज इस पर टिप्पणी करनी पड़ी कि देखिए, वेबसाइट प्रकाशन तो ठीक है, लेकिन यह न्यूनतम वैधानिक आवश्यकता है जिसमें फॉर्म 5 आता है, जिसकी पूर्ति आप नहीं कर रहे हैं। एक लिहाज से 5.5 घंटे की चर्चा के बाद आखिरी यही परिस्थिति आई जहां पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप उन नामों को क्यों छुपा रहे हैं और जो नियम कायदे फॉर्म 5 के साथ जुड़े हैं, जो न्यूनतम वैधानिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सवाल किया कि दरअसल यही तो एक दुर्भाग्यपूर्ण इरादे को दर्शाता है। यह तथ्य कि उन्होंने यह सब कुछ किया, यह दर्शाता है कि बेदखल किए गए 65 लाख लोगों को क्यों नहीं दिखाया गया या क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। यह सवाल, और यह एक लिहाज से आज आखिरी सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के साथ एक झटके में इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर देता है। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रावत थे, वह भी इन बातों को कह रहे हैं जो हो रहा है और जो सवाल उठे उसकी जांच तो होनी चाहिए। अशोक लवासा, वो वेबसाइट एक वायर है, उस पर बैठे हुए थे और उसमें वो कह रहे थे ये तो एक असंभव सी प्रक्रिया है, जिसने फॉर्म में साइन नहीं किया उसका वोटर आईडी गायब, उसका नागरिकता गायब, ये कौन सी परिस्थिति है। उनकी बात भी सुन लीजिए, अशोक लवासा जो इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। जिसमें अगर आप 50 साल से वोटर हैं तब भी सिर्फ इस वजह से कि मैंने आपका एन्यूमरेशन फॉर्म पे दस्तखत नहीं किए, आप मेरे को हटा देंगे। तो ऑन द फेस ऑफ इट मुझे लगता है कि ये एक अनफेयर प्रोसीजर है, क्योंकि जब आपने मेरा राइट रिकग्नाइज किया, सारा ड्यू प्रोसेस फॉलो करके मुझे आपने अपने इलेक्टरल रोल में दाखिल किया और आपने जो इलेक्टरल रोल 2003 का छापा है उसके अंदर आपने ये लिखा है अपने नोटिफिकेशन में कि इसके अंदर प्रोबेटिव एविडेंस ऑफ एलिजिबिलिटी एंड प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। हालांकि ये गैर जरूरी है ये लिखना, प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप, खैर ये लिखा है। अब पूरा चुनाव ही फर्जी है, आने वाले वक्त में हर चुनाव फर्जी हो जाएगा। वोटर लिस्ट जो बनाई जा रही है वह किसी पार्टी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, किसी की जीत को तय करने के लिए बनाई जा रही है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं इस जवाब में छुपे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट को इसी पर फैसला देना है, जो कि आने वाले वक्त में हर चुनाव को लेकर निष्पक्षता के साथ इसको बताने में सक्षम हो कि दरअसल चुनाव आयोग किसी साइड नहीं खड़ा है, वह इंडिविजुअल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और उसका झुकाव किसी की तरफ नहीं है और बाकायदा एम्पायरिंग सही तरीके से कर रहा है। लेकिन जब 65 लाख लोगों का नाम बिहार के नीपे उभर कर आता है तो उसमें अगर परखिए तो सिर्फ पटना में 3,95,500 वोटर अब लिस्ट में नहीं है, यानी उनके नाम हटा दिए गए। और अगर पटना कमिश्नरी के तहत आएंगे तो पटना के 3,95,500 के बाद भोजपुर के 1,90,832 वोटर, बक्सर के 87,645 वोटर, कैमूर के 73,940 वोटर, रोहतास के 1,56,148 वोटर, नालंदा के 1,38,505 वोटर, यानी सिर्फ पटना कमिश्नरी में 10,42,570 वोट गायब हो गए। हमें लगता है इसके साथ एक चीज और समझिए कि अगर आप लोकसभा की 10 सीटों को लेते हैं जहां सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, डिलीटेड हुए हैं, उसमें जो नाम है वो पूर्णिया, सारण, सीतामढ़ी, आरा, कटिहार, अररिया, सासाराम, किशनगंज, बक्सर और शिवहर का है। इन 10 नामों में 3 जगह पर कांग्रेस जीती, एक जगह पर आरजेडी जीती, एक जगह पर सीपीआई-एमएल जीती, एक जगह पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पप्पू यादव थे, वह जीते, यानी 6 सीटें महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की दिशा में। आप मान लीजिए दूसरी तरफ बीजेपी 2 सीटों पर जीती, जेडीयू 2 सीटों पर जीती, वहां पर भी
मैक्सिमम जो डिलेटेड हुआ है वो पूर्णिया में हुआ है, जहां से पप्पू यादव जीते थे, 23,000 वोटों से जीते थे। वहां 2,73,920 वोटर जो हैं वो डिलीट कर दिए गए। सारण में रूड़ी जीते थे और वहां पर वो 13,661 वोटों से जीते थे, वहां पर 2,73,223 वोट डिलेटेड हो गए। इसी तरीके से अगर हर जगह की ये परिस्थिति अगर इलेक्ट्रोल प्रोसेस से जोड़ के देखना शुरू कीजिएगा तो यह सवाल बड़ा हो ही जाएगा, जो पार्टी कम वोट से हार रही है या जीत रही है उसको प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं है। और अगर 2024 के इलेक्शन प्रोसेस में आइएगा तो अगला सवाल यह भी होगा कि वोट के बाद जो वोट बढ़ते चले गए, वह बढ़ते हुए वोट किसके पक्ष में परिणाम दे रहे थे, यानी जो वोट का परसेंटेज इलेक्शन कमीशन वोटिंग टाइम खत्म होने के बाद बताता है और उसके बाद 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जो बता रहा था उसमें 2% से लेकर 6% तक का इजाफा हो रहा था, तो क्या वो भी शिफ्ट हो रहा था? ये सारे सवाल हैं और ये बतलाते हैं कि इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी को लेकर कहीं ना कहीं कोई एक संदेह तो बड़ा है, लेकिन फिर लौटिए आखिर में सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली बड़ी चुनौती है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो पूरी कार्रवाई कर रहा है, और उसने अब बंगाल में भी चुनाव अधिकारियों को नोटिस थमा दिया है कि यहां पर एसआईआर शुरू होगा, और वहां पर सत्ताधारी ममता बनर्जी विरोध कर रही है, यहां पर विपक्ष तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं, और देश भर में जो हो रहा है पूरा विपक्ष ही विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मोटी लकीर भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था को लेकर जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका है उस पर खींचने वाला है। दूसरा बड़ा सवाल, अभी तक जो हुआ उससे हटकर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले वक्त में एक न्यूट्रल एस्पेक्ट में ऐसा फैसला दे पाए जहां पर इलेक्शन कमीशन को लेकर भरोसा बरकरार रहे इस देश के भीतर, और हर चुनाव को एक साफगोई के साथ हर कोई देखने की स्थिति में आ जाए? क्या यह संभव है? और इन सब से हटकर तीसरा बड़ा सवाल, अगर फैसला इलेक्शन कमीशन की पूरी कार्रवाई, पूरी कवायद के खिलाफ जाता है तो एक झटके में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृहमंत्री अमित शाह और इस पूरी प्रक्रिया में विपक्ष जिन जिन को निशाने पर ले रहा है, उनकी पूरी कार्रवाई और चुनावी तौर तरीके जो 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली होते हुए अब बिहार पहुंचे हैं, न सिर्फ संदेह के घेरे में आएंगे, बल्कि यह सवाल इस देश के भीतर बड़ा हो जाएगा। इस देश में मुद्दे नहीं, संस्थान काम करते हैं, और संस्थान में भी जो लोकतंत्र के पिलर हैं उन्हीं में अगर दीमक लग गई तो फिर आप इस देश के भीतर सत्ता को संभाले या सत्ता को बेदखल करने के लिए कुछ भी काम नहीं करेंगे। और आखिरी सवाल कहीं वहां आकर ना टिक जाए, वोटर सोच के जाता है उसके जहन में क्या है, उस वोटर का वोट भी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर महत्व का बचेगा या नहीं बचेगा, नया सवाल यह भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।